सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल AR3 कोचिंग क्लासेस को और बेल आइकॉन को प्रेस करो ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। हेलो स्टूडेंट, मैं राजकुमार आपका AR3 कोचिंग क्लास में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लेकर के आए क्लास 12 की केमिस्ट्री का अध्याय 2 बिलियन। और इस बिलियन में हम राउल्ट का नियम पढ़ेंगे। इससे पहले हमने एक बास दाब पर वीडियो लेक्चर बनाया था, तो उसी पर आधारित ये राउल्ट का नियम है द्रव द्रव विलयनों के लिए। किसके लिए है? द्रव द्रव विलयनों के लिए। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे बच्चों को अच्छा कंटेंट मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो लेक्चर राउल्ट का नियम। तो ये राउल्ट का नियम या लॉ ऑफ राउल्ट्स, लॉ ऑफ राउल्ट्स ये किसके लिए है? तो ये पहले मैं बता दे रहा हूं आपके लिए। द्रव द्रव तंत्र के लिए। द्रव द्रव तंत्र यानी ऐसा सिस्टम जिसमें दो यानी द्रव ही विलेय है और द्रव ही विलायक है। तो द्रव द्रव तंत्र के लिए राउल्ट का नियम है। ये किसके लिए है? द्रव द्रव तंत्र के लिए। और इसमें राउल्ट ने क्या कहा था तो सुनिए। इस नियम के अनुसार, ठीक है, किसी निश्चित ताप पर विलयन में उपस्थित किसी वाष्पशील अवयवी घटक, क्या कह रहा है? वाष्पशील अवयवी घटक, चाहे वो विलेय हो सकता है या फिर विलायक, का आंशिक दाब यानी P, उस आंशिक दाब के लिए यहाँ P नॉट भी दर्शा सकते हो, उस अवयवी घटक के मोल अंश के समानुपाती होता है। उस अवयवी घटक के मोल अंश के समानुपाती होता है। तो आंशिक दाब को किससे दर्शाते हैं? P से। क्या कह दिया? ये P जो किसी भी अवयवी किसके समानुपाती होगा? तो x यानी मोल अंश के। अब कैसे होगा वो मैं आगे क्लियर करूंगा, ठीक है। तो किसी निश्चित ताप पर विलयन में उपस्थित किसी वाष्पशील अवयवी घटक का आंशिक दाब उस अवयवी घटक के मोल अंश के समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है? आंशिक दाब मोल अंश के समानुपाती होता है। या तो आप ये वाली परिभाषा याद कर लीजिए, या फिर ये मेरे हिसाब से तो सबसे बेटर है तो वो ये है जो मैंने तुम्हें अथवा में और लिख दी है। तो देखो यहाँ पर कह रहा है कि किसी द्रवीय विलयन में, ठीक है, किसी द्रवीय विलयन में अर्थात द्रव द्रव विलयन में प्रत्येक द्रव का आंशिक दाब यानी द्रव A होगा या द्रव B होगा, प्रत्येक द्रव का आंशिक दाब उसके विलयन में मोल अंश के समानुपाती होगा। उसके विलयन में मोल अंश के समानुपाती होगा। जैसे कि हम मान ले रहे हैं कि ये हमारे पास कोई एक पात्र है और इसमें दो द्रव भरे हैं, द्रव A, ठीक है, और दूसरा है द्रव B। तो इन दोनों द्रव, ठीक है, द्रव A का जो द्रव A का वाष्प दाब है वो किसके समानुपाती होगा? यानी द्रव A का वाष्प दाब मान ले रहे हैं PA और द्रव B का वाष्प दाब मान ले रहे हैं PB। तो ये दोनों, ये किसके? XA यानी काई भी बोल सकते हो या फिर XA, मैं यहाँ पर XA ही बोलूंगा ऐसे, ठीक है। और ये XA यानी मोल अंश के समानुपाती होगा और ये जो किसके होगा? XB मोल अंश के समानुपाती होगा। तो जो भी द्रव है वो कह रहा है कि द्रव द्रव विलयन में प्रत्येक द्रव का, यानी जैसे द्रव A का आंशिक दाब यानी P, तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि PA प्रोपोर्शनल XA, ठीक है। तो द्रव A का PA किसके समानुपाती है? XA, यानी आंशिक दाब द्रव A का आंशिक दाब किसके समानुपाती है? मोल अंश के समानुपाती है, ठीक है। और द्रव B का उसके मोल अंश के समानुपाती है। तो P, इसको बोल सकते हैं हम PB प्रोपोर्शनल XV, PB प्रोपोर्शनल XV। तो वही कहा है कि किसी द्रवीय विलयन में अर्थात द्रव द्रव विलयन में प्रत्येक द्रव का आंशिक दाब, किसका? प्रत्येक द्रव, जैसे द्रव A है उसका आंशिक दाब और उसके विलयन में मोल अंश के समानुपाती होगा। किसके समानुपाती होगा? मोल अंश में, मोल अंश के समानुपाती होगा। ये बात किसने कही? राउल्ट ने। और राउल्ट ने अपना जो नियम दिया था वो हेनरी के नियम से संबंधित था, क्योंकि हेनरी ने भी तो अपना नियम दिया था। कि क्या दिया था हेनरी ने अपना नियम? कि जो आंशिक दाब है, गैस का आंशिक दाब,
वो मोल प्रभाज्य के समानुपाती होता है, या फिर हम कह दें कि विलेयता पर डिपेंड करता है। और उसने भी तो यही बात कही कि पी प्रोपोर्शनल एक्स गैस, तो उसी पर आधारित ये भी नियम था। ठीक है, अब यहाँ आगे देखो, माना यहाँ कह रहा है माना दो द्रव ए है। ठीक है, दो द्रव ए वह बी से विलयन बनाया जाता है। किससे? द्रव ए से। एक द्रव मान ले रहे हैं यहाँ पर हमने लिया। ठीक है, इसमें कौन सा द्रव भर रखा है हमने? द्रव ए। और दूसरा पात्र लिया है, इसमें हमने भर लिया है द्रव बी। ठीक है, क्या भर लिया है? द्रव बी। द्रव ए व द्रव बी विलयन से बनाया जाता है, विलयन बनाया जाता है द्रव ए से और बी से। तब द्रव ए का आंशिक दाब, यानी इस द्रव ए का आंशिक दाब शुद्ध अवस्था में क्या होगा? शुद्ध अवस्था में जब ये द्रव अलग अलग होंगे तब इनका आंशिक दाब होगा पी नॉट ए, और इसका आंशिक दाब क्या होगा? पी नॉट बी। जब ये द्रव केवल द्रव ए और द्रव बी अलग अलग है। ठीक है, और जब ये द्रव एक ही पात्र में मिला दिए जाएंगे, ये हमने ले लिया दूसरा द्रव, और इन द्रवों को हमने दूसरे पात्र में मिला दिया, ये बर्तन आपका बंद होता है। ठीक है, ये हमेशा याद रखेंगे। अभी इसका वाष्प दाब होगा, ये हमने बंद कर दिया। ठीक है, तो अब इसका जो आंशिक दाब होगा, तो इसमें हमने दो द्रव मिला दिए। कौन कौन से द्रव मिला दिए? द्रव ए प्लस द्रव बी। तब द्रव ए का आंशिक दाब होगा पी ए, और द्रव बी का आंशिक दाब होगा पी बी। ठीक है, अब ये जो द्रव है ए और बी, उनका शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब इनका क्या दे रखा है? पी नॉट ए तथा पी नॉट बी है। ठीक है, अब वही आगे कह रहे हैं कि इनका आंशिक दाब पी ए तथा पी बी। मोल अंश एक्स ए, इनके जो मोल अंश होंगे वो कौन से होंगे? एक्स ए, और इसका मोल अंश क्या होगा? एक्स बी। ठीक है, एक्स बी, एक्स ए तथा एक्स बी, या हम बोलेंगे तथा द्रव बी का आंशिक दाब पी बी तथा मोल अंश एक्स बी हो, तब क्या होगा? तब ये होगा कि पी ए प्रपोर्शनल होगा एक्स ए की, और पी बी प्रपोर्शनल होगा एक्स बी की। ठीक है, ये बात किसने कही? राउट ने। यानी जो आंशिक दाब है वो मूल अंश के समानुपाती होता है। द्रव ए का आंशिक दाब, यानी प्रत्येक द्रव का, द्रव ए का है बात करेंगे तो द्रव एक्स ए के समानुपाती होगा, और द्रव बी है तो उसका पी बी किसके समानुपाती होगा? एक्स बी के समानुपाती होगा। ठीक है, अब इतनी बात लिखने के बाद में आप क्या लिखेंगे कि राउल्ट के नियमानुसार, अवयव ए के लिए, अवयव ए ले लें या द्रव ए ले लें सब, तो पी ए प्रपोर्शनल एक्स ए। ठीक है ना, पी ए प्रपोर्शनल एक्स ए अभी बताया था मैंने। और अगर मैं प्रपोर्शनल का चिन्ह हटाऊंगा तो कोई ना कोई समानुपाती स्थिरांक आएगा, और वो समानुपाती स्थिरांक क्या आता है? तो पी ए बराबर या इक्वल टू पी नॉट ए। क्या आ गया? पी नॉट ए और एक्स ए। ये पी नॉट ए क्या है और पी नॉट बी आगे वाले में आएगा। इन दोनों के बारे में अभी हमने जिक्र किया था। तो पी नॉट ए द्रव जब अकेला था, या द्रव ए जब मिलाया ना गया था, तो उसका शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब था। तो पी नॉट ए क्या है? शुद्ध अवस्था में द्रव ए का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब। इसी तरह से द्रव अवयव बी के लिए, तो पी बी प्रपोर्शनल किसके होगा? एक्स बी के। अरे पी बी प्रपोर्शनल एक्स बी, यानी प्रत्येक द्रव का आंशिक दाब उसके मोल प्रभाज्य के समानुपाती है। तो पी बी है तो एक्स बी के समानुपाती होगा। अगली बात कही कि पी बी इक्वल टू पी नॉट बी। जब हम समानुपाती स्थिरांक हटाएंगे तो कोई ना कोई स्थिरांक आएगा, समानुपाती हटाएंगे चिन्ह तो आ गया पी नॉट बी और एक्स बी, पी नॉट बी इंटू एक्स नॉट। अब पी नॉट बी क्या है? तो पी नॉट बी द्रव बी का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब है। द्रव बी का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब है। हाँ भाई, इस बात को मैं क्लियर कर रहा हूँ, बहुत सारे
चीजें इसलिए क्लियर नहीं की जाती है, सीधे सीधे राउल्ट का नियम रटा देते हैं। तो बात समझ लीजिए, जब द्रव अकेला था शुद्ध अवस्था में, तो उसका कुछ ना कुछ वाष्प दाब बन के या वाष्प बन के अणु उसमें होंगे। बंद पात्र है तो उसके वाष्प बन के अणु उसमें कुछ वाष्प बन रहे होंगे, कुछ क्या हो रहे होंगे, साम्य अवस्था में होती है स्थिति, तो वो शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब था। ऐसे पी नॉट भी क्या था, द्रव बी का पास शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब। जब दोनों द्रवों को एक ही पात्र में मिला दिया गया तो हमें पी ए तथा पीवी वाष्प दाब प्राप्त हुआ, जो किसके समानुपाती था, उसके मोल अंश के समानुपाती था। तो अब देखो हम यहां से आगे बढ़ते हैं। तो भैया जहां पी नॉट ए और पी नॉट बी, ए व बी, कौन, द्रव ए व बी, आप लिखना चाहते हैं तो यहां लिख सकते हो द्रव ए व द्रव बी के शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब है। के शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब है, यहाँ को नहीं है, के है, तो सुधार कर लीजिए। ठीक है, बात यहां तो समझ में आई। क्या है भाई, अभी यही बात तो हमने आपको बताई थी। क्या बताई थी इधर कि पी नॉट ए और एक्स पी नॉट बी क्या थे, शुद्ध द्रव ए तथा द्रव बी के शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब थे। तो भाई कह रहा पी नॉट ए पी नॉट बी द्रव ए व बी के शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब है। अगला डाल्टन के अनुसार, डाल्टन आए और डाल्टन ने कहा कि डाल्टन के अनुसार जो कोई भी द्रव है, या डाल्टन का आंशिक दाब का नियम था, उन्होंने कहा था कि कोई द्रव ए और द्रव बी हो, ठीक है, और उनके वाष्प दाब ए पी ए तथा पी बी हो, और जब वो उन दोनों को मिला करके एक ही पात्र में विलयन बनाया जा रहा है, तो कुल वाष्प दाब यानी पी टोटल द्रव ए और द्रव बी के योग के बराबर होगा। ये किसने कहा, डाल्टन ने। तो डाल्टन ने कहा कि पात्र में विलयन अवस्था का कुल वाष्प दाब यानी पी टोटल विलयनों के अवयव के आंशिक दाब के योग, कौन से आंशिक दाब के योग के बराबर होता है। तो इन्होंने कहा कि पी टोटल बराबर पी ए और प्लस पीबी, पी ए प्लस पीबी। इसलिए हम कह सकते हैं कि पी टोटल बराबर, अब पी ए की वैल्यू हम यहां से रख दे रहे हैं, पी ए बराबर क्या, पी नॉट ए एक्स ए, तो मैं पी ए की जगह पर पी नॉट ए एक्स ए रख दूं, तो पी ए की जगह रखा हमने पी नॉट ए इंटू एक्स ए। बात समझ में आई। ऐसे ही पी बी की जगह क्या रख सकते हैं, पी नॉट बी इंटू एक्स बी, क्योंकि यहाँ पर दे रखा था पी बी बराबर पी नॉट बी इंटू एक्स बी, ये मान रख देंगे। तो ये राउल्ट का नियम अगर बोर्ड एग्जाम में आप लिख के आते हैं तो यहाँ तक आप लिख सकते हैं। इसके बाद इसका एक ग्राफ वगैरह भी बना सकते हैं, और ज्यादा क्लियर करना है तो मैं पूरा क्लियर करा दे रहा हूं तुम्हें, ठीक है। तो ज्यादा क्लियर करने के लिए पूरा पढ़ाएंगे आपके लिए, लेकिन अगर आप बोर्ड एग्जाम में लिख के आए तो यहाँ तक, और न्यूमेरिकल भी यहाँ तक ही हो जाते हैं। अब ग्राफ के लिए हम आगे चलते हैं। देखो हम जानते थे, वी नो दैट, हम जानते हैं, मैंने आपको मोल प्रभाज पढ़ाया होगा, अगर जिसने मोल प्रभाज की वीडियो नहीं देखी है तो वो देख ले वहां जाकर के, उनकी समझ में आ जाएगी। तो मोल प्रभाज क्या, तो मैंने बताया कि किसी भी द्रव का जो मोल प्रभाज है, तो मोल प्रभाज एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर 1, यानी जितने मोल भिन्न होते हैं, जितने भी जोड़ेंगे उनका मान सदैव 1 रहता है। अच्छा, एक्स से लेके अनंत तक जोड़ दो, ठीक है, तो एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर 1। अब मैं क्या करूं, एक्स ए को इधर ही रखूं और एक्स बी को उधर ले जाऊं, तो ये हो जाएगा तुम्हारा एक्स ए बराबर 1 माइनस एक्स बी, क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स बी। और ये 1 माइनस एक्स बी जो वैल्यू है मैं कहां पर रख दूं, एक्स ए के यहाँ पर रख दूं। तो मैं आगे क्या कर लूंगा, देखो हमारा समीकरण क्या है, देखो ये है पी टोटल बराबर पी नॉट ए इंटू एक्स ए और प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी, यही है समीकरण नंबर 3। तो मैं ये जो वैल्यू है एक्स ए की जगह पर 1 माइनस एक्स बी रख दूं। एनसीईआरटी में आगे हल कर रखा है तो मैं वहां पर पढ़ा रहा हूं आपके लिए। तो पी नॉट ए कोष्टक में इंटू में 1 माइनस एक्स बी और प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी।
अब हम क्या करें, इसका इसमें गुणा कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए इंटू एक्स बी और प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। तो देखो इसका मैंने इसमें गुणा कर दिया, पी एक में करेंगे तो पी नॉट ए आएगा माइनस पी नॉट ए इंटू एक्स बी, गुणा कर दिया हमने। अब गुणा करने के बाद आप क्या करोगे, कि इसको इधर ले आओ, एक लाइन और बढ़ा लेते हैं, पी नॉट बी, ठीक है, पी नॉट बी इंटू एक्स बी, ठीक है, और माइनस पी नॉट ए इंटू एक्स बी और प्लस पी नॉट ए। इसको मैं उधर ले गया। अब इन दोनों में कॉमन छाड़ लीजिए, क्या कॉमन है इसमें, तो इसमें कॉमन है तुम्हारी एक्स बी, दोनों में कॉमन क्या मिल रही है, एक्स बी कॉमन मिल रही है। एक्स बी कॉमन मिल रही है तो हम क्या करें कि एक्स बी को निकाल लीजिए। तो देखो एक्स बी बराबर ये बचा तुम्हारा पी नॉट बी और माइनस पी नॉट ए और प्लस पी नॉट ए, ठीक है। तो एनसीईआरटी में यहां तक इसे समीकरण नंबर अगर आप देना चाहते हैं तो समीकरण नंबर चौथा दे सकते हैं, ये तीसरा हो गया। यहां तक दे रखा है पी टोटल बराबर, एनसीईआरटी में क्या दे रखा है यहाँ। तो ये जो हमें प्राप्त हुआ है पी टोटल, यानी पी टोटल बराबर एक्स बी और पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए प्लस पी नॉट ए। तो ये मैंने जो कैलकुलेशन आपको बताई कि किस तरह से ये कैलकुलेशन की गई है, तो वो यहाँ पर मैंने लिख रखी है, ठीक है। तो हमारा जो समीकरण प्राप्त हुआ था चौथा ये वाला, अब मैं यही चौथे समीकरण के बारे में बता रहा हूँ, पी टोटल बराबर एक्स बी और कोष्टक में पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए प्लस पी नॉट ए। तो अगर इन समीकरण 4 को मद्देनजर रखते हुए हम एक ग्राफ खींचते हैं, तो ग्राफ खींचेंगे तो इस समीकरण 4 में पी नॉट ए पी नॉट बी एवं पी टोटल अवयवों के मोल भिन्न का रेखीय फलन है। क्या है, मोल भिन्न का रेखीय फलन है। यदि पी को एक्स ए एवं एक्स बी के विरुद्ध आलेखित किया जाए तो एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। क्या, एक सीधी रेखा। अब इसको तो आप ग्राफ से ही समझोगे, जो बात ये लिखी है। तो देखो ग्राफ में दे रखा है, ग्राफ में हमने इस बिंदु को क्या मान लिया है, पी नॉट ए, और ये जो हमने माना है इस तरह से अगर इधर को बढ़ेंगे तो इसका वास्तव बढ़ रहा है, और इधर को चलेंगे इस रेखा एक्स एक्सिस पे, ये कौन सी रेखा चल रही है तुम्हारी एक्स अक्ष पर, और ये है तुम्हारी वाई अक्ष पर। तो एक्स एक्सिस पे हमने मोल प्रभाव चला और वाई अक्ष पे क्या चला हमने, वाष्प। तो इधर को चलेंगे तो वाष्प बढ़ेगा और इधर को चलेंगे तो मोल प्रभाव बढ़ेगा, ठीक है। अब देखो मैंने पी नॉट ए यहाँ एक बिंदु है, ठीक है, मैंने क्या किया कि एक्स ए बराबर 1 रखा और एक्स ए बराबर 0। तो देखो एक्स ए बराबर क्या है, 1। तो जैसे मैंने मोल घटाया सॉरी, एक्स ए से क्या किया, एक्स ए बराबर 1 था और 1 से धीमे धीमे घटाते हुए हम कहां तक ले गए, एक्स ए 0 तक। तो 0 तक ले गए तो देखो ये भी घटता गया, ये भी घटता गया, यानी ग्राफ नीचे की ओर गिरता गया। दूसरी बात समझो, जैसे मैंने एक्स बी 0 से मोल प्रभाज बढ़ाया, ठीक है, तो मोल प्रभाज बढ़ाया तो पी बी, ये है देखो पी बी बिंदु, तो ये पी नॉट बी बिंदु तक बढ़ता गया, देखो बढ़ रहा है, और ये एक सरल रेखा के रूप में बढ़ और घट रहे हैं, ठीक है। तभी हमने कहा एक सरल रेखीय ग्राफ प्राप्त होता है। क्या बताया था मैंने, एक सरल रेखा या सीधी रेखा प्राप्त होती है। अब ये जो पी नॉट ए है तो मैं इसे लिख सकता हूँ पी ए बराबर पी नॉट ए इंटू एक्स ए, यानी द्रव ए के लिए, किसके लिए, द्रव ए के लिए ग्राफ। और ये जो द्रव बी के लिए ग्राफ खींची गई तो पी बी बराबर पी नॉट बी इंटू एक्स बी, तो ये हमें पी नॉट बी तक प्राप्त हुई है। अगर आप कहो कि द्रव दोनों एक ही मिलाए तो पी टोटल बराबर क्या होगा, या कुल वाष्प दाब बराबर क्या होगा, तो पी टोटल बराबर एक रेखा यहां से लेकर के और मैं इस रेखा को मिला दूं तो हमें पी टोटल रेखा प्राप्त होगी। क्या प्राप्त होगी, पी टोटल रेखा प्राप्त होगी।
और पी टोटल बराबर होगा पी ए प्लस पी बी, पी ए प्लस पी बी। तो ये किसके मध्य खींचा है, पी बी। इसको ऐसे ही लिख सकते हो पी टोटल बराबर, क्योंकि हमने पढ़ाया था पी ए बराबर क्या होता है, पी ए बराबर पी नॉट ए इंटू एक्स ए और प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। तो ये भी लिख सकते हैं। तो ये हमें ग्राफ प्राप्त होता है राउल्ट के नियम का। अब इस ग्राफ के क्या निष्कर्ष है या राउल्ट के नियम के क्या निष्कर्ष है, तो इस ग्राफ से निष्कर्ष ये निकले कि विलयन के वाष्प दाब P को विलयन के किसी अवयव के मोल भिन्न से संबंधित किया जा सकता है। तो उसे जैसे हम द्रव Pa का वाष्प दाब प्रोपोर्शनल किससे कर रहे थे, XA से, तो वही कह रहा है कि जो वाष्प दाब है वो किससे, किस मोल भिन्न से संबंधित किया जा सकता है। दूसरी बात कही कि किसी विलयन का कुल वाष्प दाब अवयव B की मोल भिन्न के साथ रेखीय रूप में परिवर्तित होता है। कैसा होता है, रेखीय रूप में परिवर्तित होता है। जैसे ये बात कह रहे हैं, इस ग्राफ से समझो, यहाँ पर इस समीकरण जो चौथे से है कि एक्स बी के रेखीय रूप में ये क्या होगा, रेखीय रूप में मोल भिन्न के या रेखीय रूप में परिवर्तित होगा। आलेख से ज्ञात होता है, क्या ज्ञात होता है कि विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब का, विलयन का वाष्प दाब का न्यूनतम मान पी नॉट ए है और पी नॉट बी अधिकतम मान है। पी नॉट बी क्या है, अधिकतम मान है। जैसे देखो ग्राफ से क्या स्पष्ट हो रहा है कि पी नॉट ए विलयन का जो वाष्प दाब है वो न्यूनतम है और पी नॉट बी बढ़ रहा है यहाँ, तो पी नॉट बी क्या है, अधिकतम वाष्प दाब है। क्या है, अधिकतम वाष्प दाब है। ये बात यहाँ तक समझ में आ रही है। अब इसके बाद आए राउल्ट के नियम की सीमाएं। तो राउल्ट के नियम की सीमाएं, लिमिटेशन ऑफ राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स के नियम की सीमाएं तो किस पर डिपेंड करती है, यह नियम अतितन विलयन पर ही कार्य करता है। ऐसा होना चाहिए कि विलयन भाई अतितन होगा तभी राउल्ट का नियम काम करेगा, अगर विलयन अतितन नहीं होगा तो राउल्ट का नियम काम नहीं करेगा। ठीक है। दूसरी बात, सामान्य ताप व दाब पर दोनों घटक आवासशील होने चाहिए। सामान्य ताप व दाब पर दोनों घटक आवासशील होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, सामान्य ताप व दाब पर दोनों घटक आवासशील होने चाहिए। ठीक है। ऐसा ना होता हो कि द्रव A और द्रव B को मिलाएं तो एक द्रव वाष्प बन करके उड़ जाए और जब उसमें द्रव रहेगा ही नहीं दूसरा, तो सामान्य ताप पर तो फिर राउल्ट का नियम कहां से लागू होगा, फिर तो एक ही द्रव रह गया जिसका शुद्ध आंशिक वाष्प दाब पी नॉट ए होगा। अगर द्रव ए होगा तो ऐसा कोई द्रव नहीं होना चाहिए या घटक नहीं होना चाहिए जो आवासशील होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, आवासशील, वाष्पशील नहीं होना चाहिए, यानी वाष्प बनकर ना हो जाए। तीसरी बात कही, विलायक में घुलकर संयुग्मित व वियोजित नहीं होना चाहिए। उसने कहा कि विलेय है वो विलायक में घुलकर संयुक्त नहीं होना चाहिए, यानी ए प्लस बी मिलकर के ए बी ना होनी चाहिए, यानी मिश्रित ना हो जाना चाहिए। ठीक है। या फिर वियोजित नहीं होने चाहिए, या फिर ए कोई है और प्लस बी, सॉरी कोई द्रव ए बी है जिसमें दोनों घटक मिले और अगर इनको मिलाया जाता है तो ये इस तरह से आयनों में नहीं टूट जाना चाहिए, ए ऋणायन बी ऋणायन। ठीक है, वियोजित नहीं होने चाहिए। ऐसे ये धन वगैरह होता है तो यहाँ होता है संयोजित, यानी जुड़ते हैं और ये टूट नहीं जाना चाहिए, आयनों के रूप में नहीं टूटना चाहिए। तो राउल्ट का नियम इन चीजों पर लागू नहीं होता। ठीक है। अगली बात, राउल्ट का नियम व हेनरी के नियम की एक विशेष स्थिति, कभी कभी 2 नंबर में पूछ लेते हैं क्या विशेष स्थिति थी, तो ये एनसीईआरटी में दे रखी है। तो हेनरी व राउल्ट के नियम की, बस ज्यादा सी बात नहीं, इसमें थोड़ा ही बताएंगे हम कि हेनरी व राउल्ट के नियम में केवल समानुपातिक स्थिरांक ही भिन्न है। अरे भाई देखो, राउल्ट का नियम, हेनरी के नियम में यह समानुपातिक स्थिरांक KH और राउल्ट के नियम में क्या है, P नॉट। तो कह रहा है कि राउल्ट के नियम तथा हेनरी के नियम में समानुपातिक स्थिरांक ही भिन्न है। यदि KH बराबर P नॉट हो
कह रहा है अगर के एच का मान पी नॉट के बराबर हो जाए तब इसे हेनरी व राउल्ट के नियम की विशेष स्थिति कहेंगे। तब इसे क्या कहेंगे? हेनरी व राउल्ट के नियम की विशेष स्थिति कहेंगे। जैसे देखो P बराबर के एच इंटू एक्स है गैस और P बराबर पी नॉट एक्स, ठीक है। अगर इन दोनों को, ये एक स्थिरांक और ये स्थिरांक है, अगर के एच हेनरी स्थिरांक बराबर पी नॉट हो तब राउल्ट के नियम की विशेष स्थिति क्या प्राप्त हो गई? क्या P किसके समानुपाती होगा? क्या P बराबर होगा एक्स ए के। तो ये राउल्ट के नियम तथा हेनरी के नियम की विशेष स्थिति है। राउल्ट के नियम और हेनरी के नियम में सिर्फ समानुपातिक स्थिरांक ही भिन्न है, बाकी राउल्ट और हेनरी का नियम बिल्कुल सेम है। अगला एक क्वेश्चन दे रखा है कि अगर इस तरह का जो राउल्ट का नियम है, वैसे इस राउल्ट के नियम से बहुत ही कम न्यूमेरिकल आते हैं, अगर फिर भी न्यूमेरिकल आ जाए तो मैं उसके लिए एक न्यूमेरिकल लेके आया हूं, जिसमें कह रहा है कि दो द्रव ए और बी, एक तो द्रव तुम्हारा कौन सा है? ए, और दूसरा है द्रव बी। द्रव ए और द्रव बी दे रखे हैं, क्रमशः उनके जो वाष्प दाब है 80 mm। मान लेते हैं द्रव ए का वाष्प दाब पी ए से दर्शाएंगे, कितना है? 80 mm। और द्रव बी का वाष्प दाब तो पी बी से दर्शाएंगे, क्या है? 60 mm है। ए के 3 मोल, कह रहा है ए के 3 मोल, यानी अगर इसके 3 मोल तो एन ए बराबर कितने? 3 मोल, तथा बी के 2 मोल और एन बी बराबर कितने? 2 मोल। मिलाने पर विलयन का कुल वाष्प दाब क्या होगा? मिलाने पर विलयन का कुल वाष्प दाब क्या होगा? यानी पी टोटल बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह। अब देखो हमें पी ए दे रखा है, पी बी दे रखा है, लेकिन हमें मोल प्रभाज ज्ञात हो जाए, यानी एक्स ए और एक्स बी ज्ञात कर लें, तो हम राउल्ट के नियम में ये ज्ञात कर सकते हैं कि उसका कुल वाष्प दाब क्या होगा। तो देखो मैं यहाँ पर पहले तुम्हें मोल प्रभाज का एक सूत्र लिखा रहा हूं कि अगर एक्स ए के लिए निकालेंगे तो जिसका भी निकालते हैं उसका ऊपर रख लेते हैं, तो एन ए यानी उसके मोल ऊपर, और टोटल मोल कितने? यानी एन ए और प्लस एन बी। ये सूत्र आपने पढ़ा होगा मोल प्रभाज में। तो एन ए कितने हैं? यहाँ 3 बटे टोटल कितने? 3 प्लस 2 बराबर 5, तो 3 बटे 5, ये हमें प्राप्त हो गए 3 बटे 5 मोल। ऐसे ही मैं इसके लिए निकाल ले रहा हूं एक्स बी बराबर निकाल रहा हूं, तो जिसका निकालेंगे उसका ऊपर, सीधी बात एन बी बटे एन ए प्लस एन बी। तो जिसका निकालना है, अब कितने? इसके 2 मोल हैं तो 2 ऊपर और बटे, और टोटल मोल कितने हैं? 3 प्लस 2 बराबर 5। तो ये हो गए तुम्हारे 5, सॉरी 2 बटे 5, क्या हो गए? 2 बटे 5। तो हमने मोल भी ज्ञात कर लिए, वो मोल प्रभाज ज्ञात कर लिए एक्स से एक्स बी। अब हम एक सूत्र जानते थे, तो अब क्या जानते थे कि देखो P टोटल बराबर क्या था, है ना? P टोटल बराबर था P ए या P नॉट ए एक्स ए और प्लस P नॉट बी इंटू एक्स। अगर ये इसके वाष्प दाब है कि पी नॉट ए और पी नॉट बी इसके वाष्प दाब मान ले रहे हैं, तो ये सूत्र में लगा दीजिए। पी नॉट ए कितना दे रखा है? 80, और इसका मोल प्रभाज कितना निकल के आया? इंटू 3 बटे 5 और प्लस इधर भी कर लीजिए, ये कितना दे रखा है तुम्हारा? पी नॉट बी 60 इंटू ये कितना है? 2 बटे 5। अब देखो 5 से काट दीजिए, 5 एकम 5, कितने बचे? 3 बचे, 5 के 30, 16 बार कट गया। वैसे काट दीजिए, 5 एकम 5, 12 बार कट जाएगा, 12 5 60 होता है, 12 दूनी 24। तो ये तुम्हें प्राप्त होंगे 16 48 और प्लस 12 दूनी 24, इनमें गुणा कर दे रहे हैं,
तो कितने हो गए 24 और टोटल जोड़ोगे तो आप कितना आ गया टी टोटल बराबर, तो 8 और 4 12 के 2, 4 और 2 6 और 1 7 यानी 72 mm। और यही आपका आंसर है 72 mm। क्या है 72 mm। तो इस प्रकार से राउल्ट के जो नियम है, राउल्ट के नियम का हमने न्यूमेरिकल भी बता दिया कि इस तरह का अगर न्यूमेरिकल आता है तो आप उसे हल कर लीजिए, नहीं तो राउल्ट का नियम हम आगे पढ़ाएंगे वास्तव का अपेक्षित अवनमन में, ठीक है। उस नियम से ज्यादा न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है, इससे बहुत कम आते हैं। तो ये क्लियर हो गया है। और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर हम लेकर आएंगे आदर्श तथा अनादर्श विलयन। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल से नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल को, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को बताइए अपने साथी को, जिससे हमारे को आप सपोर्ट कर सकें, ठीक है। और आप सपोर्ट करेंगे तो हम आपके लिए बेहतर प्रदर्शन करेंगे, ठीक है, अच्छा आपको पढ़ाएंगे जिससे आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फुल वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।